बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। का बा यूपी में का बा? अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। का बा यूपी में का बा? कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा। अधिकारी भइले बेलगाम, मनमानी के रिवाज बा। का बा यूपी में का बा? ऐसे करके अभी हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में मौजूद हैं और जिस मुद्दे पर हम अभी बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में नेहा सिंह राठौर जो कि लोक गायिका हैं, उनको यूपी पुलिस की तरफ से एक नोटिस मिला और उसके पीछे जो कारण बताया गया और जो कारण है भी वो ये है कि उन्होंने हाल ही में एक गाना लिखा है जिसमें उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन पर सवाल कुछ उठाए हैं। वो सवाल क्या हैं हम उनसे ही बात करेंगे। तो नेहा, बहुत बहुत स्वागत है द प्रिंट के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ये मुद्दा है, क्या आपको यूपी पुलिस की तरफ से क्या नोटिस मिला, उसके पीछे क्या कारण है वो हमें समझाइए। नहीं, बिल्कुल। कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, जिस तरह से आप लोगों ने भी देखा होगा वो वीडियो, पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता के चलते माँ बेटी की जान चली गई, वो जिंदा आग में जल गई। तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था। उस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे लगा मुझे कुछ लिखना चाहिए, इसके खिलाफ मुझे ज़रूर बोलना चाहिए। तो मैंने यूपी में काबा सीजन 2 करके एक गीत रिलीज़ किया, जिसके बाद यूपी पुलिस को बड़ी आपत्ति हो गई। उनको लगा कि मेरा ये जो गीत है वो समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, समाज में मैंने तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर दिया है। तो मुझे नोटिस दिया। अच्छा, नोटिस देने का प्रक्रिया कैसा रहा? सबसे पहले तो वो पूरा जीप भर के दबाव बनाने के लिए एक तरह से मेरे ससुर जी के पास गए। उनको भी पता है कि मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, अम्बेडकर नगर, मैं दिल्ली में रहती हूँ। पर वो वहाँ गए, उनको नोटिस दिया, वहाँ से बात नहीं बनी तो कानपुर से दिल्ली चले आए, फिर से पूरे टीम बना करके बड़ी सक्रियता दिखाई है। खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं, जो धमकियाँ देते रहते हैं कि इनका गला काट देंगे, इनका जीभ काट देंगे, देखते रहते होंगे आप भी न्यूज़ में, या फिर जो सही में सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करते हैं ये सब, तो उन लोगों के खिलाफ पुलिस जो है एकदम जो है लगता है आलसी हो जाती है। और मैं जो कि मुझे लगता है कि मैं मुद्दे की बात करती हूँ तो मेरे खिलाफ काफ़ी सक्रिय हो गई और वो यहाँ मुखर्जी नगर भी आ गए। अच्छा, वो मुझे क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रही है। कैसे ट्रीट कर रही है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक महिला पुलिस का कॉल आता है हिमांशु को। हिमांशु मेरे पति हैं। उनको कॉल आई कि हिमांशु जी, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ और मुझे पता चला है कि आप यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग कराते हैं, तो मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। तो हिमांशु ने बोला ओके, आपको नंबर कहाँ से मिला? तो नंबर हमको कहीं से भी मिला है, आप बस इस लोकेशन पे आ जाइए और मुझे गाइड कर दीजिए। हाँ, देख रहे हैं कितना मूर्ख बना रही थी वो। तो मैंने और हिमांशु ने बात किया। हिमांशु को लगा कि मैंने किसी को नंबर दिया होगा, तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो किसी को नंबर भी नहीं दिया है। ये कौन है, मैं नहीं जानती। तो हमने इग्नोर किया कि किसी का कॉल होगा, कोई ऐसे बदमाशी कर रहा होगा। 15 मिनट बाद फिर से वो कॉल करती हैं महिला पुलिस और कहती कि कानपुर देहात से बात कर रहे हैं हम, महिला नहीं, हम पुलिस टीम है, हम दरोगा जी भी साथ में हैं, हम 6-7 लोग हैं और हमारी टीम आई हुई है, आपको नोटिस देना है, इसको रिसीव करिए, इस पर सिग्नेचर करिए। तो मैं तो बड़ा घबरा गई, मुझे लगा कि ये पुलिस है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला। अरे भैया, आपको नोटिस थमाना था, आप शांतिपूर्वक आते, मुझे कॉल करना था, ओके कॉल करते। इतना आडंबर करने की क्या ज़रूरत थी कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रही हूँ, ये झूठ क्यों आपने बोला? तो मैं तो काफ़ी डर गई। मैंने कहा हिमांशु बिल्कुल मत जाना, क्योंकि भैया आजकल होता है ना, मैं जिस तरह से एक्टिव हूँ तो मेरे खिलाफ भी लोग बड़ा एक्टिव रहते हैं जी। तो मैं तो बड़ा डर गई थी। मैंने तो हिमांशु को बोला भी कि नहीं, बिना वीडियो कॉल पे बात किए मत जाना, कौन हो सकता है वर्दी में, क्या बोलेंगे, पुलिस की वेश में चोर होगा, बदमाश होगा, ये कौन जानता है, और इस तरह से झूठ बोल ही रहे हैं। हिमांशु ने कहा नहीं, वो पुलिस की टीम है। मैंने कहा मैं बहुत डर गई थी, ये एकदम सही बात है। फिर वो एकदम कॉल पे कॉल, एकदम कॉल, मतलब शांत ही नहीं हो रहा था।
नोटिस लीजिए, नोटिस लीजिए, नोटिस हमारे ऊपर बहुत ये है, दबाव है, वहाँ से भेजा गया है कि उनको नोटिस थमा के ही आइए, थमा के आइए। ओके, ठीक है। कहाँ से भेजा गया और क्या मेंशन किया कानपुर उन्होंने? देहात से भेजा गया है और जी, आपके खिलाफ ये है कि आपने समाज में वैमनस्यता सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है। आप मेरे बोल जो है यूपी में काबा जी, मैं अभी सुनाऊंगी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी, वो भी देखेंगे, सुनेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या सच में मैंने समाज में तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की है। भारत का संविधान अभी मेरे हाथ में है, मैं इस पे भी बात करूंगी कि मैं ये सारी चीजें इतना मुखर होकर क्यों बोल रही हूँ। जी। ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन इससे पहले आपने बिहार में काबा भी गाया, जी। तो बिहार में भी वैसी ही स्थितियां हैं काफ़ी तौर पर, और हम्म। अभी अतिक्रमण विरोधी अभियान जो चलाया गया कानपुर देहात में, उसके बाद यूपी में, तो हम्म। क्यों लगता है कि आपको यूपी में इस तरीके के नोटिस आपको मिला है? यूपी में क्या किस तरीके के खतरे हैं? क्या जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको लेकर खतरा है यूपी में? हाँ, नहीं बिल्कुल, वो तो आपको सामने से ही दिख रहा होगा कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मेरे अनुच्छेद 19 जो मुझे बोलने की आज़ादी, कहीं रहने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, समुदाय, व्यवसाय की आज़ादी देता है, तो कहीं न कहीं उसका हनन हो रहा है। तो मैं तो, मेरा इंस्पिरेशन भारत का संविधान है। कई बार लोग मुझसे पूछते भी हैं कि कहाँ से तुमको इंस्पिरेशन मिलता है ये सब लिखने गाने का। जी, तो भारत का संविधान मेरे हाथ में है, ये मुझे आज़ादी देता है। आप कौन होते हैं आज़ादी देने वाले, चाहे मेरे मेरे को चुप कराने वाले? अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे मेरा संविधान देता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, गा रही हूँ। बाकी हाँ, आपने कहा कि क्यों आपको लगता है, तो मुझे लगता है कि ये लोग खुद ही बहुत दबाव में हैं। जी, इनको डर लगता है, इनको लगता है कि कहीं इनका वोट न कट जाए, कहीं मेरे गाने का प्रभाव लोगों पे इतना न पड़ जाए कि लोग जो है इनके बारे में नेगेटिव परसेप्शन बना लें। तो इस बात का डर हो सकता है, बाकी और क्या हो सकता है? मैं एक लोक कलाकार हूँ, मैं इनके सामने, सरकार के जी। सामने मैं क्या हूँ? इसके बावजूद भी मतलब इनको एक आवाज़ नहीं चाहिए, आप ये समझिए। इनको अपने राह में कोई भी नहीं चाहिए, जो आएगा उसको ये साइड कर देंगे। अदरवाइज़ मैं क्या हूँ? मुझे कौन जानता है? और आप इतना ये सब मुद्दा बना रहे हैं, नोटिस भेजना, ये सारी चीज़ें करना। तो ये डरे हुए लोग हैं, और तो क्या आपके कह गीतों सकते में हैं? ऐसा क्या है जो उनको डर लग नहीं, रहा मैं है? आपको सुना देती हूँ कि ऐसा क्या, कुछ नहीं है। मेरे जी, गीत में कुछ भी नहीं है, जो जनता के प्रॉब्लम है वो मेरे गीत हैं, मैं सुना भी दे रही हूँ। आप सुनिएगा, आप भी, आपसे भी मैं पूछूँगी कि जी, क्या है इसमें, आपको लगता है इसमें मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है? अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। का बा? यूपी में का बा? अरे बाबा के डीएम त बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा, अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। का बा? यूपी में का बा? कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भइले बेलगाम, मनमानी के रिवाज बा। का बा? यूपी में का बा? अरे गरीबन के मड़ई फुकवा द, गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भइल कोढ़ में खाज बा। का बा? यूपी में का बा? अरे आग लगी त हिंदू जरिहे मुसलमान बा, ए बाबा यही जाना खाली अब्दुल के मकान बा। यही लाइन है। मैं तो आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि बताइए, एक लाइन ऐसा बताइए, मैं अभी अभी डिलीट कर लूंगी वो गाना, अगर लोगों को प्रॉब्लम है इससे तो। आप बताइए, आपको क्या लगा कि ऐसा कोई शब्द जिससे। अभी जो आपने गाना शुरू किया उसमें आपने आपने बोला कि बाबा के अधिकारी रंगबाज हैं। हम्म। आपको नहीं लगता है कि इसी चीज़ों ने उनको उनके मन में रोष पैदा कर दिया होगा कि हमारे अधिकारियों को लेकर ऐसा बोला जा रहा है, हम्म। योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा बोला जा रहा नहीं है? तो बताइए, मैं क्यों ना बोलूं? मैं जी, जब देख रही हूँ साफ साफ कि वो महिला, जो दो महिलाओं की जान गई है, माँ जी। बेटी की, वो अपने आप को कमरे में बंद कर, आपने देखा होगा ना वीडियो, हाँ, बिल्कुल। कमरे में बंद कर लेती है और कहती है कि हम जान दे देंगे, जान दे देंगे। इसके बाद कमरे में बंद है, आप देख रहे हैं, आपके पुलिस अधिकारी, प्रशासन जो भी वो देख रहे हैं, इसके बावजूद भी बुलडोजर उस पर रौंद दिया गया। तो ये रंगबाजी नहीं तो और क्या है? तो मैं क्या कह दूं कि नहीं, बड़ा धीर गंभीर वाले आपके प्रशासन के लोग हैं, सबसे पहले तो उन सबको निकाला, फिर बुलडोजर चलाया। आपको पता है कि उस घर में महिला है, दो माँ बेटी है, और फिर आपने रौंद दिया। ये क्या कहते हैं इसको? हम्म, रंगबाजी नहीं तो क्या कहेंगे? तो मैंने बोला, और सही बात है, बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, अब बाबा के दरोगा तो बड़ा सक्रिय बा, मैं तो ये भी कहूंगी, कानपुर से यहाँ चला आया। लेकिन लोक परंपरा में जो लोक गायकों की जो स्थिति रही है पहले और जो इतिहास रहा है, वो ठुमरी चैती ये सब गाते थे। तो लेकिन अब आप सामाजिक मुद्दों को आपके गानों में आप जो गाती हैं तो उसमें वो उभर कर सामने आते हैं। तो ये विषय चुनने के क्या पीछे क्या कारण रहे हैं आपके?
और आपने कब से ये गाना शुरू किया, और सामाजिक विषयों को आपने क्यों चुना कि आप अपने गाने के माध्यम से उसको उभारें? समाज की जो स्थिति है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसको आप दर्शकों के सामने लाती हैं। तो वो चुनने की क्या प्रक्रिया होती है, शब्दों को चयन को लेकर क्या आपकी प्रक्रिया होती है, वो हमें समझाइए थोड़ा। नहीं, कजरी और ठुमरी की आपने बात कही, मुझे बहुत पसंद है और मैं खुद भी कजरी और चैता और ये सारी चीज़ें मैं गाती हूँ। मैंने कहा मैं पिछले 2.5 सालों से लोकगीतों पे काम कर रही हूँ, तो मैं खुद ही सोहर खिलौना गाती हूँ। मुझे खुद भी बहुत पसंद है। मैं बिहार की लड़की हूँ, मैं भोजपुरी भाषा की बेटी हूँ, तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, जो मैंने देखा, वर्तमान में भोजपुरी की जो दुर्दशा है, भोजपुरी की जो स्थिति है, बड़ी ही दयनीय है। आप देख रहे होंगे, कजरी ठुमरी तो वो शारदा सिन्हा जी के ज़माने में गाया जाता था। वो एक ज़माना था भरत शर्मा व्यास जी का, वो ज़माना भिखारी ठाकुर जी का था, महेंद्र मिश्र। अब ये ज़माना कहाँ, ये तो सब चोली लहंगा करने वाले लोग आ गए मेरे आपके ज़माने में। वो तो हमारे पापा लोगों का, चाचा लोगों का ज़माना था। तो मैंने देखा कोई गा रहा है तो लहंगा उठा दे रिमोट से, है ना, चोलिया के हुक राजा जी, ये लोग गाना गा रहे हैं। तो इस टाइम पे मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि प्यार, मोहब्बत, होठलाली, कजरवा, लहंगवा, चुनरी, अरे यार भोजपुरी यही नहीं है, भोजपुरी इससे भी आगे है। तो एक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भोजपुरी की छवि खराब करने का जो ये काम आज जो सांसद विधायक भी हो गए हैं कर रहे हैं, तो मैंने इनके खिलाफ ही, मुझे लगा कि नहीं, मैं बताऊंगी कि भोजपुरी असल में क्या है, भोजपुरी कितनी सुंदर भाषा है, भोजपुरी कितनी प्रभावशाली भाषा है। भोजपुरी लहंगा चुनरी काजल थोड़ी है बस। तो मैंने इसीलिए सामाजिक विषयों को चुना, मैंने बेरोजगारी के मुद्दे को चुना, मैंने महंगाई के मुद्दे को चुना, मैंने किसानों के मुद्दे को चुना, मैंने मजदूरों, महिलाओं के मुद्दे को चुना, और मैंने गीत लिखा, गाया। और मुझे लगता है मैं 2020 से, आपने पूछा कि कब से गा रही हैं, 2020 से मैं शुरू करी हूँ। 2.5 साल हुए होंगे गीत लिखते और गाते हुए। ये जब कोविड का समय था तब आपके गाने लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे थे और लोग काफ़ी फुर्सत में भी थे उस समय, तो लोगों ने आपको खूब प्यार भी दिया। जी। तो जब आप सेलिब्रिटी हुई, मतलब जब आप फेमस होना शुरू हुई, या कह सकते हैं कि लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, तो क्या उसी का ये खतरा है, ये जो अभी नोटिस मिला है आपको, देखती हैं कि ज़्यादा नाम हो जाने के भी कुछ खतरे होते हैं? नहीं, अब सेलिब्रिटी वगैरह जैसे शब्द तो बहुत भारी भरकम शब्द हैं, बहुत लगता है नहीं नहीं ये वाला नहीं। लेकिन हाँ, कह सकते हैं लोकप्रिय। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसमें भी है। कई बार हमें ये लगता है कि हम बाहर गए हैं, जैसे अब जिस तरह से मेरा जो अपना फील्ड है, अब मेरे साथ क्या है कि मेरे गीत कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो जो पसंद करते हैं वो सामने मिल के तारीफ़ करते हैं, जो नहीं पसंद करते हैं, एक बार तो वहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गई थी, तो एक सनकी टाइप का क्या था पता नहीं, 18-20 साल का लड़का, तो पत्थर उठा लिया था कि यही वो लड़की है, यूपी में काबा गाई है, तो पत्थर उठा लिया। तो हाँ, बिल्कुल होता है। बोला ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एक वो भी है, ये लोग भी हैं, बदमाशी करने वाले लोग भी। तो डर के तो रहना पड़ता है, थोड़ा बच के रहना पड़ता है। डर तो क्या, लेकिन हाँ, बच के रहना पड़ता है, सावधानी थोड़ी बरतनी पड़ती है। इसके अपने फ़ायदे हैं और इसके अपने नुकसान भी हैं। तो अभी जो नोटिस मिला, आपको डर लग रहा है इससे? नहीं, मैंने कहा तो मैं, देखिए, नोटिस के डर की आपने बात करी, तो मैं संविधान के अनुच्छेद 19 की मैं बात करूंगी। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे फोकस करिए थोड़ा सा। इसमें देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है स्वातंत्र्य अधिकार। ये मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कर दिया, इसने तो, इसको तो कई सारे लोग, मैं तो ट्विटर पे देख भी रही हूँ, इसको तो जेल हो जाना चाहिए, इसके तो घर पे बुलडोजर चल जाना चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों नहीं आप कर पाओगे कुछ भी, क्योंकि मेरे पास जो है संविधान है और ये मुझे अधिकार देता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 स्वातंत्र्य अधिकार। मैं एक ये पढ़ूंगी, आप देखिएगा। सब नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संस्था या संघ बनाने का, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का, तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। ये मेरा अपना अधिकार है और मैं जो है
संविधान के दायरे में रह के अपने अधिकार का जो है कहीं ना कहीं सदुपयोग कर रही हूँ। मैं यही कर रही पर हूँ। नोटिस के बाद आपको लगता है कि यूपी लौटना थोड़ा मुश्किल होगा अब? नहीं, मैंने कहा तो कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में भरोसा करने वाली लड़की हूँ, तो जी। मुझे कोई क्या डराएगा धमकाएगा। मैंने कोई क्राइम थोड़ी किया है, मैंने कोई मर्डर थोड़ी किया हुआ है कि यूपी जाने में डरूंगी, बिहार जाने में डरूंगी, बॉर्डर कैसे क्रॉस करूंगी, पुलिस धर लेगी तो मैं क्या करूंगी। अरे भैया, मैंने क्राइम नहीं किया हुआ है, मैं एक लोक गायिका हूँ, मैंने लोगों के हित की बात कर दी, लोगों का पक्ष रख दिया है, तो मुझे कोई डर नहीं है। तो आप फिर से नोटिस वाली चीज़ों पे लौटते हैं। जब आपके पास घर पे आपके नोटिस आया तो उस दौरान पुलिस की क्या व्यवहार था, कैसे उन्होंने चीज़ें शुरू की, वो थोड़ा हमें बताइए। नहीं, पुलिस का व्यवहार जो था हम ही ने उनको बोला कि भैया आपने तो अपनी विश्वसनीयता खतरे में ला दी है। मैं ये कैसे विश्वास कर लूँ कि आप पुलिस बोल रहे हैं कि चोर बोल रहे हैं। इस तरह से आप जब झूठ बोल रहे हैं तो उनको लगा, शायद उनको लगा होगा कि हाँ उनसे गलती हुई है, चाहे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो बड़ा उसके बाद नॉर्मल हुए। और एक्चुअली उनको थमाना था नोटिस, तो उनको किसी भी विधि से थमाना था। तो पुलिस का व्यवहार कुछ ऐसा उल्लेखनीय नहीं है कि ये कर दिया वो कर दिया। वो आए और मैं कह भी रहे थे कि बहुत परेशान किया आपने हमें। मैंने कहा मैंने तो नहीं परेशान किया है, आप लोगों को कोई ज़रूर परेशान करवा रहा है, मैं नहीं आपको परेशान कर रही हूँ। तो पुलिस का व्यवहार नॉर्मल था। अब क्योंकि उनको थमाना था नोटिस, तो वो झगड़ा करके थोड़ी नोटिस देने जी। आएंगे। तो ये तो रही आपकी बात, लेकिन देश में और भी एक्टिविस्ट और भी गायक और भी जो चीज़ों को उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, सामाजिक मुद्दों को, उन पर भी बीते कुछ सालों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो उन पे आप कहेंगे क्या उन्हीं के एक प्रोसीजर के तहत आप भी उसी का हिस्सा हैं, जो बाकी बहुत सारे एक्टिविस्ट पे कार्रवाइयाँ की गई उनके बोलने को लेकर, क्या आप अगली कड़ी हैं उनकी? नहीं, मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ। बार-बार लोग को लेकर के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। किसी को लगता है कि मैं प्रवक्ता बन के बैठ रही हूँ, किसी को लगता है मैं एक्टिविस्ट हूँ। मैं एक लोक गायिका हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ। और मैं देखती रहती हूँ, ये सही बोला आपने, बहुत लोगों के खिलाफ इस तरह से एफआईआर हो जाता है, नोटिस, ये वो, दबाव बनाने का अपना तरीका है। मेरे साथ भी हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अब हो रहा है, देखना है, देखते हैं, वकील से बात कर रहे हैं, वो जैसा कहेंगे आगे मैं करूँगी। तो अभी आपने क्या सोचा है, आपकी क्या अगली कार्रवाई होगी? अब वही वकील से मैं बात कर रही हूँ, देखते हैं, अब वो जैसा कहेंगे आगे मैं वही करूँगी। मुझे क्या पता है भैया, ये सब मुझे कुछ नहीं पता है कि इसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। और हमारे जैसा आदमी तो कुछ भी हाँ ये है तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। वकील लोगों को ज़्यादा पता है कि इस मामले में आपको ऐसे फंसाया जा सकता है, इस तरह से आपके जवाब का दुरुपयोग कर सकते हैं, फंसा सकते हैं ना, तो वो उनके हिसाब से ही मैं करूँगी। तो पिछले कुछ दिन आपके बीते जो हैं वो मुश्किल भरे रहे हैं? भाई थोड़ा-सा हाँ, तनावपूर्ण तो रहा ही है। और सबसे जो बुरा रहा है, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, यहाँ के गार्ड, यहाँ के लोग हम दोनों को ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, हम दोनों चोर उचक्के हों। ये सबसे बुरा हुआ है। इसकी भरपाई अब कर पाएँगे? लोगों की नज़र में ये बता पाएँगे कि नहीं मैं चोर उचक्का नहीं हूँ? है ना? लोग ऐसे, यही लोग हैं ना, यही दोनों हैं ना? ये बड़े विवादित लोग हैं। यहाँ तो लोग नीचे ये बात कर रहे थे कि इनके घर तो मीडिया वाले आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, विवादित लोग हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं। क्या है ये? इसमें हमारी इज्जत जाती है भाई। और सही बात है, हमने कौन सा क्राइम किया है? और पहली नज़र में लोग ऐसे ही देखते हैं, पुलिस आती है ना तो लोग ये नहीं देखते कि पूरा मैटर क्या रहा होगा। ज़रूर इन लोगों ने कुछ चोरी बदमाशी की है, पुलिस आई थी। तो कोई समर्थन में उतरा आपके, किसी ने फ़ोन किया नहीं, या समर्थन या नहीं। सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ, ट्विटर पे लगातार चौथे 5वें नंबर पे मेरा नाम ट्रेंड कर रहा है। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ उन सब का जिनको मैं पर्सनली नहीं भी जानती हूँ। वो सब जिनको कहीं ना कहीं मैंने भरोसा दिलाया था कि मैं आपके साथ हूँ। और मैं कहती भी रहती हूँ कि मेरे मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ रहिएगा, और देखिए साथ मिल रहा है मुझे। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो मेरे दोस्त भी हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत सारा साथ मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस टाइम पे जब मेरे साथ थोड़ा-सा मेरी परिस्थितियाँ थोड़ी-सी ऐसे प्रतिकूल हैं, बहुत साथ मिल रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी का। कोई शिकायत नहीं है कि मुझे साथ नहीं मिला, मुझे बहुत जी। साथ मिल रहा है। और मेरा अंतिम सवाल यही होगा कि इस इंटरव्यू में आपने शुरुआत से ही भारत का संविधान लिया हुआ है
इसकी कितनी अहमियत है आपके जीवन में? नहीं, बहुत अहमियत है। यही तो है जिसकी वजह से मैं इतनी क्या बोलते हैं वाक्पटुता के साथ बोल पाती हूँ। जी। कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ दबा दी जाएगी, नोटिस थमा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मैं कहती हूँ जब तक भारत का संविधान मेरे हाथ में है, जब तक भारत का संविधान है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मुझे आज़ादी देता है बहुत कुछ करने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, घूमने का, अपने मनपसंद लड़का ढूँढने का, मनपसंद मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का, चर्च, गुरुद्वारा, तो ये सारी चीज़ें मुझे आज़ादी है और मैं इसके हिसाब से ही काम करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक तो यू। नेहा सिंह राठौर को भारत के संविधान पे यकीन है और आगे की कार्रवाई वो अपने वकील से पूछकर करेंगी कि नोटिस का जवाब कैसे देना है। तब तक के लिए द प्रिंट को आप देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।